दोस्तों, मैं श्वेता कुमारी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप कितने प्रकार के होते हैं, उनका बंटवारा कैसे कैसे होता है। जैसे मैप में हम लोग एक राजनीतिक मैप मानचित्र पढ़ते हैं, फिजिकल मानचित्र, थेमेटिकल मानचित्र। और ये तीनों पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग राजनीतिक मानचित्र पढ़ेंगे, उसका फिजिकल को, उसका थेमेटिकल को। उसके बाद में एक और मानचित्र को पढ़ना है जिसको कहते हैं ब्लैंक मैप, यानी कि ब्लैंक मानचित्र। हिंदी में मैप को हिंदी में मानचित्र कहते हैं। अब देखिए ग्लोब में, देखिए ये पूरा पृथ्वी है, यानी कि पूरे पृथ्वी में इसको देखिए, ये जो है ना, ये विषुवत रेखा है। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ये पहले से बांटा नहीं गया है, हम लोग अपने सुविधा अनुसार समझने के लिए इसको दो भागों में बांटे हैं। तो इसको कहते हैं 0 डिग्री पे इसको बांटे, तो ये भूमध्य रेखा, ये हिंदी में कहा जाता है। इसका भूगोलीय भाषा में इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अच्छा, इसको गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि एक गोला था जिसका आधा किया गया है, तो गोलार्ध मतलब एक गोला का आधा भाग। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे इसी गोलार्ध को यहाँ पे विषुवत रेखा ये है, कट गया। उसके बाद देखिए इसके ऊपर आता है कर्क रेखा। ये जो रेखा है ना, ये कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और यहाँ पे ये मकर रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा, विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा। मकर रेखा, तो जो यहाँ पे उसके बाद एक और रेखा आता है आर्कटिक रेखा, जो 66.5 डिग्री, मतलब देखिए कोई भी चीज़ को यदि आप 90 डिग्री से 30 डिग्री तक झुकाते हैं तो उसको 90 डिग्री पुनः खड़ा होने के लिए 60 डिग्री और करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। तो आर्कटिक रेखा और नीचे में अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए क्या होता है कि सूर्य की किरण जब आती है ना, तो सबसे पहले यहाँ चमकती है, यहाँ चमक के यहाँ आती है और यहाँ से फिर वापस यहाँ आती हैं। तो इसको कहते हैं गर्म क्षेत्र या उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और इसको कहते हैं शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ पे जो धूप जाती है ना, वो यहाँ से आके तिरछे जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर ठंडा, थोड़ी देर गर्मी, दोनों रहता है। ये शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। गर्म को उष्ण कहते हैं और ठंड को शीत कहते हैं, क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो यह शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि जब सूर्य यहाँ भी टकरा के फिर वहाँ जाती है, वहाँ से फिर तिरछी किरणें यहाँ भेजती है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो यहाँ पे तो थोड़ी गर्मी थोड़ा ठंडा दोनों रहेगा। लेकिन यहाँ जो शीत कटिबंध है अंटार्कटिक, इसमें बिल्कुल ठंडा रहता है, एकदम पूरी तरह बर्फ जमा रहता है। शीत कटिबंध यहाँ है। अच्छा, अब हमारा जो भारत है ना, वो उष्ण कटिबंधी से ऊपर पड़ता है। यहाँ पे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो यहाँ पे हमारा पड़ता है भारत। उसका देखिए, सूर्य की किरण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सीधा रहता है। सूर्य की जो किरण है ना, हम पहले बताए थे ना कि सूर्य की जो किरण है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सीधा रहता है। इन्हीं दो रेखाओं के बीच चक्कर लगाते, सूर्य की किरण जो है इन्हीं दो रेखाओं के बीच चक्कर लगाते रहता है। अब उससे जुड़ा हुआ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सा कटिबंध रहता है? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, आप लोग ना अपने मन में ऐसे ही बोलिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और आर्कटिक के बीच शीतोष्ण कटिबंध, मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच शीत कटिबंध। सबसे ज्यादा ठंडा शीत कटिबंध में, सबसे कम ठंडा उष्ण कटिबंध में। ठंडा प्लस गर्मी वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध को कहते हैं। महाशीत टुंड्रा कटिबंध को कहते हैं। इसको हम आगे इसमें बताते हैं आपको। देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए यहाँ तो बताए थे कि शीत कटिबंध है ये, आर्कटिक और अंटार्कटिक नीचे शीत कटिबंध में आता है, जहाँ एकदम बर्फ जमा रहता है, ठंडा ही ठंडा रहता है। लेकिन यूपीएससी ने पूछा कि शीत में भी महाशीत, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए। एक को देखिए, एक को टुंड्रा कहते हैं और दूसरे को टैगा कहते हैं। तो यदि हम इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ यहाँ पे कम होगा ठंडा, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, यहाँ भी वही होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा होगा ठंडा। तो क्या होगा ना कि इसको 1 नंबर को टुंड्रा कहते हैं और 2 नंबर को टैगा कहते हैं। तो हम लोग को टुंड्रा में ज़्यादा ठंडा पड़ेगा कि टैगा में? तो हम लोग को टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो
ये आर्कटिक और अंटार्कटिक को दो भागों में बांटते हैं, तो इसमें आया टुंड्रा और टैगा, लेकिन दोनों को मिलाते हैं तो अंटार्कटिक रेखा और यह आर्कटिक रेखा। तो एक बार और याद कीजिए, विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, कर्क रेखा के ऊपर आर्कटिक रेखा और मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक रेखा। और देखिए इन दोनों को मिला के, टुंड्रा और टैगा को मिलाकर शीतकटिबंध ही बनता है। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण सीधा चमकती है। प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच वर्षा विषुवत रेखा पर होती है। अब ये देखिए कि ऐसा क्यों होता है। प्रतिदिन वर्षा 2 से 4 बजे के बीच विषुवत रेखा पे होती है, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए सूर्य की किरण जब यहाँ पे सीधे पड़ती है ना, तो यहाँ पे जो जल होता है वो जल को सूर्य वाष्प बना के ऊपर उड़ा लेता है, उड़ा के फिर बादल बन जाता है। और प्रतिदिन यही होता है। तो 8 बजे से सूर्य के किरणों में तेज गर्मी आती है, तो 8 बजे से 2 बजे तक ये बादल के रूप में ऊपर बनते रहता है वाष्पीकरण होकर, और फिर 2 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन वर्षा यहाँ होती है 2 से 4 के बीच में। आगे देखिए, विषुवत रेखा के आसपास के पेड़ पौधे ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना पानी की कमी है और ना ही ये धूप की कमी है, इस वजह से वो ज़्यादा घने होते हैं तथा उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है। अब जहाँ देखिए पानी की भी कमी ना हो और धूप की भी कमी ना हो, वहाँ की पत्तियाँ तो चौड़ी होगी ही ना। देखिए, विषुवत रेखा के पास के पेड़ लंबा, पतला तथा शक्तिशाली होते हैं। वो लंबा, पतला, शक्तिशाली क्यों होते हैं इसको इसमें देख लीजिएगा। विषुवत रेखा के पास का पेड़ लंबा, पतला, शक्तिशाली तथा पत्तियां चौड़ी होती है, क्योंकि विषुवत रेखा सबसे ज्यादा गर्म होता है। हम तो आपको बोले थे कि वो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधा पड़ता है, जिसके कारण समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर बादल बनाता है, और वहाँ प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच वर्षा होती है। पेड़ पतला इसलिए होता है। अब यहाँ पे एक और था, क्वेश्चन बन रहा था कि पेड़ लंबा और पतला क्यों होता है, और लंबा पतला तो शक्तिशाली क्यों होता है। तो पेड़ पतला इसलिए होता है क्योंकि घने होने के कारण उनको ज़्यादा ऊपर उठना पड़ता है धूप लेने के लिए। घने होने के कारण वो ज़्यादा लंबा होते हैं, इसलिए कि उनको धूप की कमी हो जाती है। यदि धूप तो है, लेकिन जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक उसी में छिपे हुए हैं, बहुत सारा जंगल है उसी में नीचे दबे हुए हैं, तो धूप लेने के कारण उनको ऊपर उठना पड़ता है। और जो पेड़ लंबा होगा, पतला होगा, वो शक्तिशाली होगा। लंबा होगा तो पतला होगा ही, और पतला है तो शक्तिशाली होगा, तभी तो ऊपर रहेगा ना, वरना वो तो नीचे गिर जाएगा। जय हिंद दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।